हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज हम उत्सर्जी पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे कि जितने भी ये पूरा जंतु जगत है, इस जंतु जगत में किस तरह से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित किया जाता है और किस रूप में किया जाता है, किस तरह के पदार्थों के रूप में उत्सर्जित किया जाता है, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। देखो, हमने पिछले वीडियो में उत्सर्जन तंत्र पढ़ा, नेफ्रॉन की संरचना पढ़ी, ठीक है। यहाँ हम उत्सर्जन की कार्य की पढ़ने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि आखिर कौन कौन से उत्सर्जन किए जाते हैं, कौन कौन से पदार्थों का उत्सर्जन किया जाता है। आइए इस वीडियो में हम डिटेल से इनको जानते हैं। देखो, हमने देखा था कि उत्सर्जन होता क्या है। उत्सर्जन क्या होता है? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। ध्यान रखना, ये जो वर्ड है नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, आपको याद रखना है। कौन से पदार्थ? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। नाइट्रोजन वाले जो अपशिष्ट पदार्थ है उन्हें बाहर निकालना हमारे बॉडी से ही उत्सर्जन कहलाता है। और नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को जो बाहर निकालने वाले अंग है उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं, और इससे जो मिलकर तंत्र बना उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में पूरा उत्सर्जन तंत्र मानव का जाना था। आइए अब देखते हैं उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होते हैं। पूरे जंतु जगत में नाइट्रोजन के जो अपशिष्ट पदार्थ है उसे 3 तरीके से उत्सर्जित किया जाता है। 3 तरह के पदार्थों के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। सबसे पहले है अमोनिया, दूसरा है यूरिया, और तीसरा है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल। तो जो नाइट्रोजन के जो अपशिष्ट पदार्थ है, नाइट्रोजन से बने हुए जो अपशिष्ट पदार्थ है, उसे शरीर से बाहर इन 3 रूपों में निकाला जाता है। पहला अमोनिया, दूसरा यूरिया और तीसरा यूरिक अम्ल। अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। अब हम इसे तीनों को एक सारणीबद्ध तरीके से समझेंगे। तीनों को सारणीबद्ध। सबसे पहले हम अमोनिया देखते हैं। यहाँ जो बनाऊंगा सबसे पहले, ये हम अमोनिया के बारे में जानते हैं। इस तरफ अमोनिया जो होती है वो अत्यधिक विषैली होती है। पहली बात, अत्यधिक विषैली, बहुत जहरीली होती है हमारे शरीर के लिए, जंतुओं के शरीर के लिए। अब सोचो, जब विषैली है तो क्या होगी? बहुत अधिक हानिकारक होगी। अमोनिया जो है वो अत्यधिक विषैली है, और विषैली है तो हमारी बॉडी के लिए कैसी होगी? ये हानिकारक होगी। कोई आपसे पूछे कि अमोनिया आखिर बनी कैसे, तो अमोनिया जो है वो एमिनो अम्लों के, अमीनो जो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्लों से प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन जब टूटेगा तो एमिनो अम्ल बनेंगे, और एमिनो अम्ल भी अगर टूटते हैं, उनमें से अगर डीएमिनेशन होता है तो एमिनो अम्लों का जब डीएमिनेशन होगा, विएमिनीकरण या डीएमिनेशन, एमिनो अम्लों का जब डीएमिनेशन होगा तो उस डीएमिनेशन से अमोनिया बनती है। देखो यहाँ ऐसे समझिए कि एमिनो अम्ल जो है उनकी संरचना कुछ इस तरह की होती है। एमिनो अम्लों की संरचना अगर आपको पता हो तो इस तरह, एक सेंटर में कार्बन होता है, उस कार्बन पर एक तो कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होता है, एक तरफ अमोनिया समूह, अमोनियम समूह जुड़ा होता है, एक तरफ हाइड्रोजन। और ये जो आर दिखा रखा है, ये आर तो वेरिएबल होता है। आर कैसा होता है? वेरिएबल। ये जो है आर जो मैं दर्शा रहा हूँ, ये वास्तव में वेरिएबल है। मतलब इसमें कई सारी चीज़ हो सकती है। यहाँ ये H भी हो सकता है, यहाँ CH3 भी हो सकता है, यहाँ CH2 भी हो सकता है, और भी बहुत सारे अन्य समूह यहाँ कई सारे जुड़े हो सकते हैं। तो ये तो डिफरेंट अलग होता है, कई सारे इसी आधार पे एमिनो अम्ल होते हैं, ठीक है। अलग अलग नाम जो है वो इसी आधार पर होते हैं। तो जब इसका डीएमिनेशन होता है, जब ये जो एमिनो अम्ल है, इस एमिनो अम्ल का जब डीएमिनेशन होगा तो ये जो समूह है ये बाहर निकलेगा अमोनिया के रूप में। प्रोटीन के अपघटन से एमिनो अम्लों के डीएमिनेशन से अमोनिया गैस बनेगी।
और ये जो अमोनिया है वो हमारे शरीर के लिए, जंतुओं के शरीर के लिए बहुत ज़्यादा विषैली होती है, टॉक्सिक होती है, जहरीली होती है, इसलिए हानिकारक है। ठीक है, अब जब हानिकारक है तो इसे शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है और तुरंत निकालना ज़रूरी है। क्योंकि हानिकारक है तो इसका शरीर से तुरंत निकलना बहुत ज़रूरी है। तो इसे हम कहें कि तुरंत शरीर से बाहर करना आवश्यक, इसे तुरंत शरीर से बाहर करना जरूरी होगा। ठीक है, अब इसकी एक अच्छी विशेषता यह है अमोनिया की कि ये जो अमोनिया है ये जल में अत्यधिक घुलनशील है, जल में अत्यधिक घुलनशील। ये जल में बहुत ज़्यादा घुलनशील है। क्यों? क्योंकि अमोनिया जो है वो ध्रुवीय अणु होता है और जल भी जो है वो ध्रुवीय अणु होता है। और हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि समान समान को घोलता है, दोनों ध्रुवीय है तो दोनों आसानी से घुल जाएंगे, आपस में घुल जाएंगे। तो अमोनिया जो है वो जल में आसानी से घुल जाती है, लेकिन जल की ज़्यादा आवश्यकता होती है। जल में घुल तो जाता है लेकिन जल जो होगा उसकी अधिक आवश्यकता होगी, ज़्यादा जल चाहिए, जल अधिक चाहिए, अधिक जल चाहिए। लगभग 1 ग्राम अमोनिया को घोलने के लिए 500 ml जल की आवश्यकता होती है, तो बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो जल ज़्यादा चाहिए। अब सोचो अगर जल ज़्यादा चाहिए तो श्योर है कि क्या होगा, ये केवल जलीय जंतु इसको उत्सर्जित कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो पहली बात हमने देखा अमोनिया जो है विषैली है, हानिकारक है, शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। किससे बनता है? एमिनो अम्लों की डीएमिनेशन से बनता है। जल में ये घुलनशील होती है। ठीक है, अब जब जल में घुलनशील है तो इसको निकालने वाले जंतु कौन से होंगे? जलीय जंतु ही होंगे, क्योंकि जल ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा जल किनके पास अवेलेबल है? यहाँ जो धरती पर रह रहे हैं, जो स्थलीय होते हैं, जो मरुस्थल में रह रहे हैं, वहाँ तो पहले ही जल की कमी है। ठीक है, तो कौन निकालेगा इन्हें? जो जलीय जंतु है। तो जलीय जंतु जितने भी आपके दिमाग में आ रहे हैं वो सभी जलीय जंतु इसके उदाहरण हो जाएंगे। और वो सभी जंतु जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन जंतुओं को अमोनोटेलिक कहते हैं। ये वर्ड आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण। वे सभी जंतु जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं अमोनोटेलिक कहलाते हैं। वैसे नाम से भी देखो अमोनो, इसमें अमोनिया आ गया, अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक। वे सभी जंतु जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में किसे बाहर निकाल रहे हैं? अमोनिया को। क्या कहलाएंगे? अमोनोटेलिक कहलाएंगे, अमोनोटेलिक। और अमोनोटेलिक में कौन आ रहे हैं? जो जल में रहने वाले जंतु। हमने देखा ऊपर, जल में रहने वाले जंतु अमोनोटेलिक होते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? बोनी फिशेज यानी कि अस्थिल मछलियां, अस्थि वाली जिनमें हड्डी होती है, अस्थिल मछलियां, अस्थिल मछलियां। इसके अलावा मेंढक का जो टेडपोल लार्वा होता है, मेंढक का टेडपोल लार्वा, क्योंकि जल में रहता है वो। ठीक है, टेडपोल लार्वा जल में रहता है, जैसा आप इस चित्र में देख रहे हो, ये टेडपोल लार्वा जल में रहता है, तो ये जल में रहेगा तो अमोनिया का ही उत्सर्जन करता है। अस्थिल मछलियां, टेडपोल लार्वा। इसके अलावा जलीय कीट, जल में रहने वाले जो कीट है वो भी इसका उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा अधिकांश जो जलीय जंतु है वो सभी जलीय जंतु, अधिकांश, ये बड़े बड़े उदाहरण मैंने बताए। जलीय जंतु जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, जैसे हाइड्रा है, जैसे अमीबा है, जैसे पैरामीशियम है, युगलिना है। ठीक है, ये सभी अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। मोलस्का के जो जंतु है वो भी अधिकांशतः इसी का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, केचुआ जो होता है जब जल में होता है तो केचुआ भी अमोनिया का ही उत्सर्जन करता है। ठीक है, केचुआ जो है वो दोनों करता है, वैसे अर्थवॉर्म यूरिया का भी करता है और अमोनिया का भी, लेकिन जल की अधिकता में वो ये केचुआ जो है वो अमोनिया का उत्सर्जन करता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमने अमोनिया का जो है उत्सर्जन देखा और उन जंतुओं को अमोनोटेलिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब दूसरा जो पदार्थ है
वो हम लेते हैं यहाँ यूरिया। पहला हमने लिया अमोनिया, दूसरा यूरिया। यूरिया जो है वो अमोनिया की तुलना में कम विषैला होता है, कम विषैला। विषैला तो है लेकिन कम है, ठीक है। अमोनिया बहुत ज़्यादा विषैली थी, इसलिए शरीर से तुरंत निकालना जरूरी था। यूरिया कम विषैला है, कम विषैला है तो आप इसे थोड़े समय तक अपने शरीर में रह सकते हो। यहाँ हमने लिखा ना तुरंत बाहर निकालना जरूरी है, लेकिन यूरिया को कुछ समय तक संचित कर सकते हैं, शरीर में रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि दिन लगभग 24 घंटे और इससे ज़्यादा इसे थोड़े समय तक रख सकते हैं, लेकिन अमोनिया को तुरंत निकालना आवश्यक था, ठीक है। कम विषैली है तो क्या ज़्यादा हानिकारक होगी? नहीं, कम हानिकारक होती है। यूरिया जो है वो कम हानिकारक होती है। यूरिया का निर्माण कैसे होता है, कहाँ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। और किस तरीके से, किस प्रोसेस से इसका निर्माण होता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो यूरिया का निर्माण मनुष्य में जो है वो लीवर में होता है, लीवर यकृत में इसका निर्माण होता है, ठीक है। कहाँ हो रहा है? यकृत, लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। और लीवर में जब इसका निर्माण हो रहा है, उस निर्माण की प्रक्रिया को यूरिया चक्र, दूसरा इसे एक और नाम है ऑर्निथीन चक्र। ऑर्निथीन एक एमिनो अम्ल है, उसी के आधार पर इसका नाम पड़ा ऑर्निथीन चक्र। एक और नाम इसे दिया गया, इसकी जो इस चक्र की खोज करने वाले, इसको जो एक्सप्लेन करने वाले वैज्ञानिक थे वो 2 थे, और उन्हीं के नाम पर उसका नाम पड़ा इस चक्र का क्रेब्स हैंसलेट चक्र। तो ये जो लाइन मैंने लिखी है बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात हमने देखा यूरिया कम विषैला है तो कम हानिकारक, अधिक समय तक इसे संचित कर सकते हैं। यूरिया बनता कहाँ है? तो यूरिया यकृत में बनता है, और इस बनने की प्रक्रिया को यूरिया चक्र या ऑर्निथीन चक्र या क्रेब्स हैंसलेट चक्र कहते हैं, ठीक है। और इसे ये जो यूरिया है ये भी जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील होता है, इसको जल में घोल सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा कम जल चाहिए इसके उत्सर्जन के लिए, तो उत्सर्जन हेतु कम जल चाहिए, ठीक है। तो ये यूरिया की खास बात है। जंतुओं ने अमोनिया से यूरिया की तरफ इनका विकास हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि धरती पर जो जल से जंतु जो है वो धरती पर आए, स्थल पर आए, और स्थल पे जो है वो जल की कमी थी। स्थल पर जल इतना नहीं है कि आप अमोनिया के रूप में बाहर निकाल सको उत्सर्जी पदार्थों को। तो धीरे धीरे जंतुओं में विकास हुआ अमोनिया से यूरिया की ओर। ये जो विकास का क्रम है, ये जो आपको क्रम है अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, यही विकास का क्रम भी है। क्योंकि पहले जो शुरुआती जो जंतु थे वो जल में रहते थे, जल से जब स्थल पर आए तो जल में रहते थे, तब तो अमोनिया उत्सर्जित कर सकते थे। लेकिन जब स्थल पर आए तो स्थल पर है जल की कमी, तो ऐसे में उसे इसको बदलना था अमोनिया को और किसी पदार्थ में, तो उन्होंने बदला यूरिया में, ठीक है। तो स्थलीय जंतु जो है वो इसका उत्सर्जन करते हैं क्योंकि वहाँ जल की कमी होती है, थोड़ी कमी होती है। ये आखिरकार बनता कैसे है यूरिया? यूरिया जो है उसमें 2 अमोनिया के अणु और कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीज़ लीवर में बनती है। 2 अमोनिया के अणु, 1 कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर यूरिया बनाते हैं। यूरिया का जो सूत्र होता है वो NH2CO NH2 ये होता है। इस तरह यूरिया बनता है, ठीक है। ये इतना ही आपको पढ़ना है। ऑर्निथीन चक्र जो है हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ तक आपको ध्यान रखना है।
तो हमने देखा कि यूरिया किस तरह बनता है, कहाँ बन रहा है, जल में घुलनशील है, कम जल की आवश्यकता है। अब इसके उदाहरण देखें। जब कम जल की आवश्यकता है तो स्थलीय जंतु इसे उत्सर्जित करेंगे, और स्थल में रहने वाले जंतु आप दिमाग में लाइए, तो वो है मैमल्स, स्तनधारी। स्तनधारी, जितने भी स्तनधारी हैं अधिकांशतः यूरिया का ही उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा उभयचर जंतु, उभयचर में मेंढक, सैलामेंडर, ये सब आते हैं उभयचर। एम्फीबियंस जो है, मैमल्स, एम्फीबियंस, उभयचर जो है वो भी इसी तरह उत्सर्जन करते हैं यूरिया। मछलियों में हमने यहाँ जो है वो अस्थिल मछलियाँ देखी थी। अस्थिल, बोनी फिशेस तो अमोनिया का करती है, और बोनी फिशेस जो है वो अपने गिल्स की सहायता से इसका उत्सर्जन करती है। और जो यूरिया का उत्सर्जन करने वाली मछलियां जो है वो है उपास्थल मछलियां। उपास्थल मछलियां, ठीक है। कार्टिलिजेंस जो मछलियां होती है, फिशेस जो होती है, उपास्थि, जिनका कंकाल जो है वो उपास्थि का बना होता है, वो मछलियां यूरिया का उत्सर्जन करती हैं, ठीक है। तो दूसरा हमने देखा यूरिया, ठीक है। तीसरा जो है वो हम देखते हैं यूरिक अम्ल के बारे में। ये आप नोट कर लेना, मैं यहाँ तक का थोड़ा मिटा रहा हूँ। तीसरा जो है वो है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल जो है, यूरिक अम्ल देखो यहाँ क्रम से चलते चलो। अमोनिया विषैली थी, यूरिया कम विषैला है, तो यूरिक अम्ल जो है वो बहुत ही कम विषैला, अत्यधिक कम विषैला, अत्यधिक कम विषैला, ठीक है। ये विकास के क्रम में ही हो रहा है सारा काम। अब जब बहुत कम विषैला है तो बिल्कुल हानिकारक भी नहीं होगा, बहुत कम हानिकारक होगा, बहुत कम हानिकारक, ठीक है, बहुत कम हानिकारक होता है। अब जब बहुत कम हानिकारक है तो इसे लंबे समय तक शरीर में संचित कर सकते हैं, लंबे समय तक संचित, आप अपने शरीर में इसे लंबे समय तक रख सकते हो। जल में ये अघुलनशील होता है, जल में नहीं घुलता, जल में अघुलनशील, जल में नहीं घुलता। इसका उत्सर्जन सॉलिड रूप में, लगभग सेमी सॉलिड में, यानी कि ठोस अवस्था में, ये लगभग ठोस की गोलियों के रूप में इसका उत्सर्जन होता है, ठीक है। इसलिए जल में जब घुलनशील है ही नहीं तो जल की आवश्यकता बिल्कुल न के बराबर या होगी नहीं। तो उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता नहीं। उत्सर्जन, चूंकि जल में तो ये घुलनशील है ही नहीं और ये विकास के क्रम में ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन वो करेंगे जो मरुस्थलीय आवास में रहते हैं, जो बिल्कुल जल का उपयोग नहीं करते हैं या जल का उपयोग बिल्कुल कम करते हैं, या जहां अत्यधिक जल की कमी होती है वहां के जंतु यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो इसलिए वो यूरिक अम्ल में बदलते हैं, किसे? अमोनिया को। अब जब यूरिक अम्ल बन गया तो उन्हें उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वहां पहले भी जल की कमी थी, जल की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। यहाँ जल की आवश्यकता भी नहीं है। अब आप सोचिए कि यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेगा कौन फिर? जहाँ जल की अत्यधिक कमी होगी। जल की अत्यधिक कमी कहाँ होती है? मरुस्थलीय आवास में होती है, जो जिनमें किसी तरह से मरुस्थलीय आवास के अनुकूलन विकसित हो गए हैं। तो आप सीधे सीधे याद रखें तो सिर्फ आप दिमाग में ये लाइए कि जो मरुस्थलीय जंतु है उनमें यूरिक अम्ल का निर्माण होगा, ठीक है, जिनमें किसी तरीके से ये मरुस्थलीय आवास का अनुकूलन हो चुका है वो करेंगे। जैसे आप याद रखें, जैसे इसमें जितने भी रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स को हम कहते हैं रेंगने वाले जंतु, ठीक है, सरीसृप,
रेप्टाइल्स में सभी सांप जो है, छिपकलियाँ, ये सब आती है। ठीक है, छिपकलियाँ हुए, सांप, छिपकलियाँ भी जो है वो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, सांप जो है वो भी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा पक्षी, जितने भी पक्षी होते हैं वो पक्षी भी जो है वो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन ही करते हैं, क्योंकि ये भी जल का कम उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे कीट जो है वो, इंसेक्ट्स जो है वो भी यूरिक अम्ल का ही उत्सर्जन करते हैं। तो मरुस्थलीय आवास में रहने वाले जंतु अधिकतर यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का जो हमने ये टॉपिक देखा, उत्सर्जी पदार्थ, 3 महत्वपूर्ण उत्सर्जी पदार्थ, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, इनकी हमने विशेषताएं देखी, इसका उत्सर्जन किस तरह होता है और इन्हें कौन कौन से जंतु उत्सर्जित करते हैं। इसके आधार पे जंतु हमने जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो अमोनोटैलिक, जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो यूरियोटैलिक, जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो जंतु यूरियोटैलिक, जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं वो यूरिकोटैलिक, ठीक है, तो जंतुओं के जरूर आपको याद रखने हैं। जो अमोनिया का उत्सर्जन करे वो अमोनोटैलिक, जो यूरिया का उत्सर्जन करे यूरियोटैलिक, जो यूरिक अम्ल का करे यूरिकोटैलिक। देखो यहाँ यूरिया, ये वाला ये याद रखना है, यूरियोटैलिक, और यूरिक तीसरा क्या है तो यहाँ तीसरा यूरिकोटैलिक। ठीक है, यूरिया यूरियोटैलिक, यूरिक अम्ल का यूरिकोटैलिक। ठीक है, बहुत आसान है। अमोनिया का अमोनोटैलिक, यूरिया का यूरियोटैलिक, यूरिक अम्ल का यूरिकोटैलिक, इसका तीसरा। ठीक है, यूरिया यूरियो, यूरिक यूरिकोटैलिक, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है बच्चों, थैंक यू।